हेलो बच्चों, प्रोटिस्टा किंगडम की बात चल रही है और प्रोटिस्टा किंगडम में हमने दो कैटेगरी या दो डिवीजन स्टडी कर लिए हैं, क्राइसोफाइटा और एक डायनोफ्लैजिलेट्स, जिनमें हमने डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट यानी गोनियोलेक्स वगैरह इनके बारे में डिटेल स्टडी किया है। अब हम तीसरी कैटेगरी या तीसरे डिवीजन की तरफ चलते हैं, यूग्लिनॉइड, है ना। तो देखें, यूग्लिनॉइड में नाम से ही आपको सीधा सा पता चल रहा होगा यूग्लिना, ठीक है ना। और यूग्लिना जो है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं। यूग्लिना पादप व जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी कहलाती है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखें, यूग्लिना इज अ लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। अब क्यों इसको लिंक कहा, तो जब भी कहीं लिंक की बात आती है तो ध्यान में रख लेना, दो समूह या दो अलग अलग वर्ग कह सकते हैं, दो अलग अलग प्रकार के किंगडम, फाइलम कह सकते हैं, इनके लक्षण जब एक ही प्रकार के जीव में, एक ही जीव में उपस्थित हो तो उस जीव को हम क्या कहेंगे, उन दो टैक्सा के बीच का हम क्या कह सकते हैं, लिंक कह सकते हैं। तो यहां पर प्लांट्स और एनिमल के बीच का लिंक है आपका यूग्लिना, क्योंकि इसमें कुछ लक्षण पादपों के समान और कुछ लक्षण जंतुओं के समान देखने को मिलते हैं। अब देखें, वैसे हम सीधा कह सकते हैं कि पादप और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी है। क्यों है? बिकॉज ऑफ दोनों के लक्षण मिलते हैं। लेकिन कौन कौन से कैरेक्टर इनके अंदर होते हैं प्लांट्स के और कौन कौन से होते हैं एनिमल्स के, उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए, कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट और कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल, हमने इसको बाइफर्केटेड करके यहां पर ले लिया है कि हम पादपों के लक्षण पढ़ लें, हम जंतुओं के लक्षण पढ़ लें कि पादपों के कौन कौन से लक्षण इसमें उपस्थित होते हैं और जंतुओं के कौन कौन से। तो देखें कि कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स की अगर बात करें, पादपों के लक्षण की बात करें सबसे पहले, तो देखें इनके अंदर आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलते हैं, लाइक क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया। ये सारे के सारे कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है तो ये क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण किसका फीचर है? पादपों का। आप कह सकते हैं ये एक प्रकार के फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। ये भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका है? पादपों का है। तो यहां पर आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, और साथ में ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस प्रकार का? फोटो ऑटोट्रॉप्स जैसा प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन ध्यान में रखें, ये जो फोटो ऑटोट्रॉप्स की भांति व्यवहार है, ये केवल और केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है। जब पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है तब ये पादपों की भांति व्यवहार कर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। लेकिन वो कंडीशन जब लाइट बहुत कम हो या फिर प्रकाश अनुपस्थित हो, उस समय ये जंतुओं की भांति व्यवहार करना प्रारंभ कर लेते हैं। इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, जंतुओं के कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहां पर आ जाती है कि ये पादपों के समान कैरेक्टर रखते तो हैं, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल जो है वो बिल्कुल एब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा आपको ध्यान में रखना, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक को आप क्या बोलेंगे? प्राणी समपोषण, ठीक है ना। प्राणी समपोषण यानी जंतुओं के समान, प्राणियों के समान पोषण रखने वाला या पोषण करने वाला जो जीव है, इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जंतु किस प्रकार का पोषण करते हैं? वो किसी अन्य जीव को खाकर और अपना पोषण या अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये भी इसी प्रकार से, जब सूर्य का प्रकाश कम होता है या फिर सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है, उस दौरान ये अन्य सूक्ष्म जीवों को खाकर अपना काम चला लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान में रखें, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की कमी या प्रकाश की अनुपस्थिति में आप कह सकते हैं। तो यहां पर दोनों तरह के कैरेक्टर हो गए, इसमें कुछ पादपों के समान और कुछ जंतुओं के समान लक्षण हो गए। इसीलिए हम इनको कहते हैं पादप और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी। बात कर लेते हैं हैबिट एंड हैबिटाट की, स्वभाव व आवास, है ना।
हैबिट एंड हैबिटाट का अभिप्राय होता है स्वभाव व आवास। ठीक है, अब देखिए हैबिट और हैबिटाट में देखिए, हैबिटाट की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इनका आवास कैसा होता है। तो ये केवल और केवल आपको कहां देखने को मिलेंगे, ये आपको फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलेंगे, स्वच्छ जलीय होते हैं, स्वच्छ जल में ही निवास करते हैं। दूसरा हैबिट की बात करें तो ये होते हैं फ्री लिविंग, स्वतंत्र जीवी। कैसे होते हैं, ये होते हैं स्वतंत्र जीवी। तो हैबिट हैबिटाट के बारे में दो छोटे से पॉइंट ध्यान में रखने हैं आपको, फ्रेश वाटर और फ्री लिविंग। उसके बाद में देखिए यूग्लिना का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एनसीईआरटी के अंदर इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। तो जो जितने भी डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर आते हैं वो सारे के सारे आपको आने चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। अगर उनकी लेबलिंग दी हुई है तो वो लेबलिंग भी आपको आनी चाहिए। यहां पर मैं थोड़ा सा उस डायग्राम को थोड़ा सा डिटेल से आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखें कि यूग्लिना का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल किसके समान दिखाई देता है। आप देखो पैरामीशियम और यूग्लिना को देखोगे तो लगभग थोड़ा सा जो है आपको सिमिलर सा डायग्राम देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो देखें यहां पर डायग्राम में सबसे पहली चीज तो इसके सबसे बाहर की तरफ जो एक आवरण उपस्थित होता है इसे हम कहते हैं पेलिकल। और ये जो पेलिकल है ये काफी ज्यादा स्मूथ होता है, लचीला होता है, ठीक है ना। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है, पेलिकल है प्रोटीन का बना हुआ है। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, P फॉर पेलिकल, P फॉर प्रोटीन। पेलिकल किसका बना हुआ है, प्रोटीन की बनी हुई है। और कैसी होती है, स्मूथ होती है। फिर चलिए उसके अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ होती है सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आपकी किसकी बनी हुई है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, यानी लिपिड और प्रोटीन की। तो चूंकि एक ये यूकैरियोट है तो यूकैरियोट में जो कोशिका झिल्ली है वो लिपोप्रोटीन की यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद में देखें कि इसमें सबसे जो एंटीरियर पोर्शन, सबसे आगे का जो भाग है, इस आगे के भाग में एक छोटी सी खांच पाई जाती है, ठीक है ना। एक छोटा सा जो है आप कह सकते हो जो है रिजर्वायर उपस्थित होता है। तो इसे हम रिजर्वायर या हम इसे कहते हैं आशय। क्या कहते हैं इसे, आशय। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, पेलिकल यहां से फोल्ड हो रही है, फिर यहां से भी फोल्ड हो रही है, बीच में खाली स्पेस जो है उस स्पेस को हम यहां पर कहते हैं रिजर्वायर। और इस रिजर्वायर से दो फ्लैजिला निकलते हैं। अब ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डायनोफ्लैजिलेट्स में भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं, यूग्लिना में भी दोनों फ्लैजिला उपस्थित होती हैं। लेकिन यूग्लिना के फ्लैजिला में आपको ध्यान में रखनी, एक आकार में लंबी और एक्टिव फ्लैजिला होती है, सक्रिय फ्लैजिला होती है, जो कि गमन वगैरह के लिए उत्तरदायी होती है। लेकिन जो दूसरी फ्लैजिला है वो आकार में छोटी भी होती है और इसे हम इनएक्टिव फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। जस्ट रिजर्वायर के नीचे आपको एक आई स्पॉट देखने को मिलता है, ठीक है ना। साथ में ही इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील जो आपकी रिक्तिका है, संकुचनशील रिक्तिका क्या काम करती है, यह संकुचनशील रिक्तिका कहीं पर भी आ जाए तो ये उत्सर्जन और परासरण नियमन में सहायक होती है ना, परासरण नियमन में सहायक। क्योंकि आगे आप पढ़ोगे तो अमीबा के लिए एक स्टेटमेंट दिया हुआ कि अमीबा में उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है वो संकुचनशील रिक्तिका के माध्यम से संपन्न होती है। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उत्सर्जन का भी काम करती है और साथ में परासरण नियमन का भी कार्य करती है। उसके बाद में आ जाते हैं नीचे, तो ये इसका एक न्यूक्लियस, चूंकि यूकैरियोट्स है तो वेल डेवलप्ड आपको यहाँ पर क्या देखने वाला है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और अंततः हम कह रहे हैं कि ये पादपों के समान लक्षण रखता है, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है आपका, ये फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। कौन सी प्रक्रिया के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो स्ट्रक्चर में ही आपको ये जो छोटे मोटे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं, वो एक तो आपको ये पूछा जाता है एक्टिव फ्लैजिला और इनएक्टिव फ्लैजिला के बारे में। दूसरा आपको ध्यान में रखना है इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में, जो उत्सर्जन और परासरण नियमन का कार्य करती है। बात आ जाती है नेक्स्ट आपकी पिगमेंट्स की।
तो हमने डायटम्स में भी पिगमेंट पढ़े हैं, हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी पिगमेंट पढ़े हैं, और अब हम बात कर रहे हैं यूग्लिनॉइड्स की। और यूग्लिनॉइड्स के अंदर भी आपको पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? तो यहां पर देखिए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और साथ में मिलता है आपको ज़ैंथोफिल। जबकि अभी तक आप जो डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट में पढ़ रहे थे वो क्लोरोफिल ए, सी और ज़ैंथोफिल था ना। यहां पर क्लोरोफिल ए, बी और फिर ज़ैंथोफिल। और ज़ैंथोफिल में भी विशिष्ट प्रकार है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना कौन सा प्रकार? जियाज़ैंथीन। कौन सा प्रकार है? जियाज़ैंथीन प्रकार का ज़ैंथोफिल आपको इनमें मिलेगा यूग्लिनॉइड के अंदर। अगर बात की जाए स्टोर्ड फूड मटेरियल की, कि इनमें संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है, तो संचित भोज्य पदार्थ जो है वो पैरामाइलम के रूप में। किस रूप में? पैरामाइलम के रूप में। और साथ में कुछ भोज्य जो है वो किस रूप में संचित होता है? फैट के रूप में, वसा के रूप में संचित होता है। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको किसके बारे में ध्यान में रखनी है? यूग्लिनॉइड के बारे में ध्यान में रखनी है, कि यूग्लिनॉइड का एकमात्र उदाहरण है यूग्लिना, और यूग्लिना को हम कहते हैं पादप और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी। जिस प्रकार से हम वायरस को बताते हैं ना, जीवित और निर्जीव, यानी सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी, उसी प्रकार से आपका यूग्लिना जो है वो पादप और जंतुओं के मध्य की योजक कड़ी। तो दोनों के फीचर्स हमने स्टडी किए, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिशन आप देखें तो फोटो ऑटोट्रॉपिक और यहाँ पर होलोजोइक आपको न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, और इसका यूग्लिना का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं। देखो कि हमने अभी तक प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर 3 चीजें पढ़ी हैं। हमने क्राइसोफाइट्स के बारे में स्टडी किया है, डायटम्स डिटेल से पढ़ा है उसमें। दूसरा हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में स्टडी किया, और तीसरा हमने यूग्लिनॉइड के बारे में स्टडी किया। अगर इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करें, जो इनके मैक्सिमम आने लायक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, वो 3 पॉइंट आपको पूछे जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल कौन कौन से होते हैं, इनमें पिगमेंट कौन कौन से हैं, ज़ैंथोफिल कौन कौन से हैं, और इनमें स्टोर्ड फूड मटेरियल कौन कौन सा है। तो इसका मैंने एक सिंपल वे में आपको याद रखने के लिए एक चार्ट बना दिया। तो इस चार्ट से आपको ये तीनों चीजों में ज्यादातर कंफ्यूजन इन्हीं में होता है, तो ये सारी चीजें आपकी यहां से अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। क्या है देखें, सबसे पहले तो मैंने यहां पर लिया है आपका ये डायटम्स, फिर मैंने सेकंड ब्लॉक में लिया है डाइनोफ्लैजिलेट, और तीसरे ब्लॉक में मैंने लिया है यूग्लिनॉइड। जैसे हमने जिस सीक्वेंस से हमने पढ़ा है उसी सीक्वेंस में मैंने लिया है। पहले हमने डायटम्स, फिर डाइनोफ्लैजिलेट की बात की, और अभी हमने यूग्लिनॉइड की बात की। डायटम्स की बात करें तो डायटम्स में देखिए क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट है दोनों के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट है। तो आपका डायटम के अंदर क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है। डाइनोफ्लैजिलेट के अंदर भी क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल सी है। और यूग्लिनॉइड में देखोगे तो यूग्लिनॉइड में आपको क्लोरोफिल ए और बी के स्थान पर मिलता है आपको सी के स्थान पर मिल जाता है आपको बी। तो यहां पर देखिए डायटम्स में ए और सी है, डाइनोफ्लैजिलेट में ए और सी है, और यूग्लिनॉइड में है आपका ए और बी। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है ज़ैंथोफिल, कि यहां पर ज़ैंथोफिल कौन कौन से प्रकार के हैं। तो इन शॉर्ट आपको ध्यान रखना है, डायटम्स में फ्यूकोज़ैंथीन प्रेजेंट होता है। डाइनोफ्लैजिलेट में 2 प्रकार के ज़ैंथोफिल होते हैं, एक होता है आपका डाइनोज़ैंथीन और दूसरा होता है डाइडिनोज़ैंथीन, है ना। तो 2 प्रकार के मैंने आपको बताए थे ज़ैंथोफिल। यूग्लिनॉइड के अंदर आपका जियाज़ैंथीन आपको मिलता है, तो यानी फ्यूकोज़ैंथीन, डाइनोज़ैंथीन और डाइडिनोज़ैंथीन, और आपका जियाज़ैंथीन। और तीसरा आ जाता है स्टोर्ड फूड मटेरियल, कि तीनों के अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ है उसमें भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो यहां पर आप देखें डायटम्स में ल्यूकोसिन और फैट देखने को मिलता है आपको। ल्यूकोसिन का दूसरा नाम क्या है? क्राइसोलैमिनेरिन। याद रख लेना, इसको याद कर लेना ढंग से। क्या है? ल्यूकोसिन का दूसरा नाम क्राइसोलैमिनेरिन। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट की बात करें, डाइनोफ्लैजिलेट में स्टार्च के रूप में भोजन का संचय होता है, और यूग्लिनॉइड में मैंने अभी आपको बताया पैरामाइलम और फैट के रूप में। तो ये 3 बिंदुओं का एक छोटा सा कंपैरेटिव चार्ट था, ताकि आप इजी वे में इनको क्या कर सकें, याद रख सकें। ये तो थी बात किसके बारे में, यूग्लिनॉइड की। अब हम बात कर लेते हैं स्लाइम मोल्ड या अवपंक कवक के बारे में।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स जिसे हम अवपंक कवक भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं हम इन्हें? अवपंक कवक। अब देखिए, अवपंक कवक की बात करने से पहले हमने 3 टॉपिक स्टडी किए हैं। हमने क्राइसोफाइटा को स्टडी किया, हमने डायनोफ्लैजिलेट को स्टडी किया और हमने यूग्लिनोइड को स्टडी किया। एक पॉइंट आपने नोटिस किया होगा कि तीनों के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट थे और तीनों ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। इट मींस आप कह सकते हो कि ये किससे सिमिलरिटी रखते हैं? ये तीनों के तीनों प्लांट से सिमिलरिटी रखते हैं। कौन कौन? क्राइसोफाइटा में डायटम्स हो गए आपके, है ना, और डेस्मेट, दोनों को आप सम्मिलित कर सकते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए और यूग्लिनोइड हो गए। तीनों के तीनों पादपों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ ना कुछ एविडेंस आपको यहां पर दे रहे हैं या फिर लिंक दे रहे हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं स्लाइम मोल्ड। तो जो नेक्स्ट आपका किंगडम आने वाला है फंजाई किंगडम, ये फंजाई किंगडम से कहीं ना कहीं क्या रखता है? रिलेशन रखता है। और इसके बाद हम एक और स्टडी करने वाले हैं प्रोटोजोआ, जो एनिमेलिया किंगडम से लिंक रखने का जो है काम करता है। अब देखिए यहां पर कि स्लाइम मोल्ड की बात करें, अवपंक कवक की बात करें, सबसे पहले शब्द आ रहा है कवक। तो आपको यहां पर पता चल गया होगा कि कुछ फीचर्स आपको यहां पर किसके देखने वाले हैं? फंजाई के दिखने वाले हैं। लेकिन इस वर्ड का मतलब क्या है? स्लाइम मोल्ड अवपंक क्यों कहते हैं? तो सबसे पहला तो इसके नाम का अर्थ आप ध्यान में रख लीजिए कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो जीव है, ये अपनी वेजिटेटिव फेज में यानी अपनी जीवन की जो कायिक प्रावस्था है, उस कायिक प्रावस्था में स्लिमी मास है ना। स्लिमी मास का मतलब होता है श्लेष्मा युक्त। तो स्लिमी मास के रूप में रहते हैं, इसलिए जब इनका फॉर्मेशन होता है, जब ये वेजिटेटिव फेज में होते हैं, तो उस टाइम पर ये किस फॉर्म में? एक स्लिमी मास के रूप में, एक श्लेष्मीय जो है बॉडी आप कह सकते हैं, उस रूप में उपस्थित होते हैं। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। दूसरा, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जितने भी फंजाई है, सारी की सारी फंजाई कैसी होती हैं? हेटेरोट्रॉपिक नेचर की होती हैं। कैसी होती है? हेटेरोट्रॉफिक नेचर की, बिकॉज ऑफ यहां पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यहां पर एब्सेंट है, तो यानी ये विषमपोषीय प्रकार की है। ये भोजन के लिए अन्य जीवों पर या कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहती है। अब चूंकि फंजाई का फंडामेंटल मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सैप्रोफिटिक। तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो भी आपकी कैसी होती हैं? सैप्रोफिटिक नेचर की होती हैं। किस नेचर की होती हैं? सैप्रोफिटिक, जिसे हम कहते हैं मृतपोषी। और मृतपोषी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सड़े गले तने, पत्तियों आदि के साथ गति करते हुए भोजन प्राप्त करती हैं। यह एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो मृतपोषी क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ ये आपके सड़े गले या मृत जीवों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। साथ में आप कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या करते हैं? डीकंपोजिशन करते हैं। विखंडन करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप इनको क्या कह सकते हैं? आप इनको यहां पर कह सकते हैं डीकंपोजर्स। क्या कहेंगे? डीकंपोजर्स कहेंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि जितनी भी फंजाई है वो सारी की सारी किस में आ जाती हैं? डीकंपोजर। और डीकंपोजर एक प्रकार के कंज्यूमर ही होते हैं। कंज्यूमर का मतलब ये एक प्रकार के उपभोक्ता हैं, यानी भोजन का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे बने बनाए भोजन के ऊपर निर्भर हैं। और बने बनाए भोजन के ऊपर यदि निर्भर हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? डीकंपोजर्स कहेंगे, ठीक है ना।
क्योंकि यहां पर ये एनसीईआरटी का मैंने डायग्राम बनाया है, स्लाइम मोल्ड का डायग्राम इस प्रकार का दिया हुआ है, एग्जाम्पल नहीं है, एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, फाइसेरम एक एग्जाम्पल है आपके स्लाइम मोल्ड का, जो कहीं आ जाए तो ध्यान में रखना, बाकी कोई खास बात नहीं। उसके बाद में देखें यहां पर चूंकि फंजाई है तो आपको यहां पर सेल वॉल देखने को मिलेगी, तो सेल वॉल यहां पर क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, सेल वॉल यहां पर क्या मिलेंगी, प्रेजेंट। लेकिन इनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या, एडेप्टिव कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, एडेप्टिव कंडीशन में, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों के दौरान ये किसका निर्माण करते हैं, ये प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये कई फीट लंबा होता है। तो इनके अंदर क्या होते हैं, एडेप्टिव कंडीशन के अंदर बहुत सारे स्पोर्स मिलकर एक लंबी फिलामेंटस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जो कि कई फीट लंबा होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों में इनमें फलनकाय का निर्माण होता है, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई साहब, और इन फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये फ्रूटिंग बॉडी है और इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर यहां पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ये स्पोर्स देखने को मिलेंगे। तो फ्रूटिंग बॉडी के शीर्ष पर, फ्रूटिंग बॉडी के शीर्ष पर बीजाणुओं का निर्माण, और इन बीजाणुओं पर एक ट्रू वॉल पाई जाती है। ध्यान में रख लेना कि जो आपके स्पोर्स हैं, बीजाणु हैं, इनके ऊपर ट्रू वॉल, सत्य भित्ति उपस्थित होती है। और ये जो सत्य भित्ति है ये क्या करती हैं, ये हाईली रेजिस्टेंस नेचर की होती है, जो लंबे समय तक इन्हें प्रतिरोध उपलब्ध करवाने का काम करती है। तो ध्यान में रखें, सत्य भित्ति जो है वो लंबे समय तक क्या उपलब्ध करवाती है, प्रतिरोध उपलब्ध करवाने का काम करती है। तो इतनी सी बात आपको किसके बारे में ध्यान में रखनी है, ये स्लाइम मोल्ड्स के बारे में ध्यान में रखनी है। बेसिक फीचर्स हैं और कोई खास बात नहीं, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने दो चीजें स्टडी की है। कौन कौन सी हमने स्टडी किया है, एक तो स्लाइम मोल्ड्स को, और इससे पहले हमने स्टडी किया है यूग्लिनॉइड को, ठीक है ना। तो ये हमारे 4 यहां पर डिवीजन हो गए। अब हमारा लास्ट बच रहा है एक प्रोटोजोआ, जिसको हम बहुत ज्यादा इलेबोरेट फॉर्म में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है।